जी, हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड की सीरीज पर चल रहे हैं, जहां पर अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हो जाना, बॉलिंजर बैंड के स्क्वीज होने के बाद कौन कौन से डायरेक्शनल मोमेंटम मिलते हैं। उसके बाद बॉलिंजर बैंड के एक्सटेंशन के टाइम पर जो ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन की सीरीज पर अभी हम लोग काम कर रहे थे। अच्छा, बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज होना और एक्सटेंशन दोनों में डिफरेंस तो बेहतर तरीके से उम्मीद है सभी लोग समझने लगे होंगे कि बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन, मिडिल लाइन और लोअर लाइन के बीच में जब एक मेजर डिस्टेंस हो कंपैरेटिवली प्रीवियस रेंज छोटा रहा हो और अचानक से बॉलिंजर बैंड की रेंज जो है वो खुल गई हो, ओपन हो गई हो, तो ये प्रीवियस रेंज है स्क्वीज, संकुचन, और ये नेक्स्ट रेंज है एक्सटेंशन, विस्तार। ठीक है, तो जब भी प्राइस में एक्सटेंशन चल रहा होता है उस समय बना कोई ए ब्लॉक यानी कि एक्यूमुलेशन ब्लॉक, उस समय बना कोई डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक सबसे स्ट्रांग होता है और वहां पर एग्जीक्यूट किए गए ट्रेड्स का टारगेट हमारे लिए क्या होता है। अगर एक्यूमुलेशन ब्लॉक बना है तो अपर बैंड और डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक बना है तो लोअर बैंड। अच्छा, रिसेंटली आप पूछेंगे तो रिसेंटली अभी फ्राइडे ही आपने देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में बना हुआ है। आवली टाइम फ्रेम आप चेक करेंगे वहां भी मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे समझते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आज हम इससे थोड़ा टॉपिक से आगे बढ़ेंगे और चीजों को और एक्यूरेसी की तरफ ले जाएंगे। देखिए, अगर आपको किसी सेटअप पर 100 ट्रेड मिल रहा है ना तो 100 का 100 एक्यूरेट नहीं होता, उसमें से आपको एलिमिनेट कर कर 80 से 85 अच्छी ट्रेड्स को फाइंड आउट करना होगा और उन्हीं को ट्रेड करना होगा। उसमें से सिर्फ आपकी 4-5 गलत होंगी, बाकी ट्रेड सही होंगी। तो ये 20-25 ट्रेड जो एलिमिनेट करनी है वो एलिमिनेशन अगर आप बेहतर तरीके से सीख गए तो गलती नहीं होगी सर। ठीक है, तो अभी समझते हैं। अभी अगर, अच्छा, कई लोग पूछ रहे थे निफ्टी का ओवरव्यू या बैंक निफ्टी। सर अभी हम लोग एक बड़ी रेंज को आप अगर देखें 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर, बॉलिंजर बैंड एक एक्सटेंशन के बाद स्क्वीज होने जा रहा था लेकिन उसके बाद दोबारा से ब्लॉकेज हो गए हैं। ठीक है, अब ये बैंड इस तरीके से फ्लैट होने की गुंजाइश कर रहा है और हो सकता है इसके बाद ये छोटा भी हो। तो जब तक प्राइस ये 24,850, सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, इसमें कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं ले रहा हूं, शाम का सेशन करूंगा वहां पर अच्छे से बताऊंगा आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। जब तक 24,860 850 के बाद हायर साइड मोमेंटम मिलेगा और जब ये लो ब्रेक हो जाएंगे 24,300 के नीचे की क्लोजिंग मिलने लगेगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम की, तब शॉर्ट करना है। ये रेंज एक सेलर रेंज है बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर के लिए जो 30 मिनट या आवरली टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहा है। 15 मिनट के नीचे के टाइम फ्रेम के ट्रेडर छोटे रेंज को मार्क करें, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें, क्योंकि 10% विक्स अप है तो 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट के अप एंड डाउन के मोमेंटम बार बार प्राइस में मिलते रहेंगे। उनको 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो ट्रेडर बेहतर ट्रेड करेगा उसके लिए पॉसिबिलिटीज अच्छी है। बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं सर। तो मैंने आपको बताया कि बॉलिंजर बैंड में एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब हुआ कि बैंड की रेंज पहले छोटी थी, अचानक से बड़ी हुई। ये कब होगा? जब मोमेंटम आता है। तो ऐसे रेंज जब बड़ी हो जाती है तो प्राइस क्या करता है? प्राइस मोमेंटम के लिए बाउंड्रीज को ओपन करता है, हायर साइड और डाउन साइड। उस समय एक्सटेंशन के टाइम पर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना तो उस ऑर्डर ब्लॉक के सही होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी, संभावना, उस पर काम करने जा रहे हैं सर। ठीक है, कि अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है या डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक में, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी ब्लॉक बना ऑर्डर ब्लॉक में, तो उसके सही होने की संभावना कितनी है, ट्रेडेबल है कि नहीं है। अब देखिए, इसके लिए हम यूज करते हैं एक सिंपल मेथड प्राइजेक्शन का, जिसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आसानी से समझते ही है मैक्सिमम लोग। बस मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपके लिए चेंज करना चाह रहा हूं। हमारे लिए वो एक्यूमुलेशन ब्लॉक एक्यूरेट होंगे जहां पर प्रीवियस अभी कोई पिछली डिमांड उठकर गई हो और वहां पर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होने के बाद एक्सटेंड किया हो और उस एक्सटेंशन के टाइम पर अगर वो सपोर्ट एरिया के पास कोई ऑर्डर ब्लॉक बन गया, वहां पर लॉन्ग करने के टाइम पर आपको कभी कोई तकलीफ नहीं लेनी चाहिए और एग्रेसिव लॉन्ग करने चाहिए, टारगेट अपर बैंड। इसी तरीके से रेजिस्टेंस, यानी कि सपोर्ट का डेफिनेशन दोबारा से रिवाइंड कीजिए। मैंने क्या बोला? मैंने कहा जहां से अभी अभी आप चल कर गए, अगर प्राइस वहीं पर लौट कर आकर कोई एक ऑर्डर ब्लॉक बनाए जिसको हम बोलते हैं अनटेस्टेड रेंज, ये प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक रहा होगा, डिमांड उठ के गई है, अनटेस्टेड रेंज यानी यहां पर कुछ ना कुछ खरीदारी पड़ी रह गई। अगर उस खरीदारी का कंफर्मेशन एक दूसरे ऑर्डर ब्लॉक से हो जाए, वो ऑर्डर ब्लॉक ऐसे तो आप प्राइजेक्शन में तो पहचान नहीं पाएंगे, मैं हटा दूं बॉलिंजर बैंड, लीजिए हटा दिया, अब आप पहचान लीजिए ऑर्डर ब्लॉक, नहीं पहचान पाइएगा। ठीक है, कैसे पहचान होगी सर?
कि लोअर बैंड, ये बॉलिंजर बैंड हुआ, ये इसका एक्सटेंशन चल रहा है, प्राइस लगातार गिर रहा है, पिछली बार प्राइस यहां से चल कर गया, अब ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के पास पहुंचा, एक कैंडल पूरी तरीके से इस लोअर विक के बाहर बना दी और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अंदर क्लोज कर गया। आप समझ लीजिए प्रीवियस सपोर्ट एरिया, अनटेस्टेड रेंज और ये ऑर्डर ब्लॉक, ये मल्टीपल कंफर्मेशन की तरह काम करेगा। अब हमारा टारगेट क्या है? अपर बैंड है, पहला टारगेट अपर बैंड है, ये तो हम लेकर जाएंगे सर बाजार से। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक आगे समझाऊंगा। अच्छा, ये तो मैं सिर्फ आपको अभी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, अब इसके जो एग्जाम्पल होंगे वहां पर आपके लिए चीजें बहुत पॉइंट टू पॉइंट आएंगी। पहले समझ लीजिए ओवरव्यू में कि हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक, रेजिस्टेंस एरिया वही हमारे लिए मुफीद है सर जहां से पिछली बार रिसेंट अभी अभी तुरंत प्राइस गिर कर आया हो, इससे पहले गिरा है कि नहीं वो हमारे लिए मतलब नहीं रखता है। अभी रिसेंट जहां से गिरकर आया है, अगर वहीं जाकर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक बना कि अपर बैंड के ऊपर एक्सटेंशन चल रहा था, प्राइस हायर राइज हायर राइज हायर राइज, और अपर बैंड के ऊपर पूरा एक कैंडल क्लोज करके अंदर क्लोज किया, टारगेट लोअर बैंड, तो अनटेस्टेड रेंज होना चाहिए। और उसके बाद अच्छा, अगर प्राइस का प्रीवियस प्राइस एक्शन स्ट्रांग है और आप नियर बाई रेजिस्टेंस शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका टारगेट क्या होगा? मिडिल बैंड, 20 मूविंग एवरेज। अगर प्राइस का डाउनवर्ड्स मोमेंटम शार्प है और आपने किसी एक्यूमुलेशन ब्लॉक के पास लॉन्ग किया तो आपका टारगेट क्या होगा? अपर बैंड नहीं, 20 मूविंग एवरेज। और इसे छोटे टाइम फ्रेम पर राइड करते हैं, एक एक एग्जांपल से बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी हुआ, सबसे पहले निफ्टी के एग्जांपल को ही हम लोग देख लेते हैं। निफ्टी बॉलिंजर बैंड को यहां पर हम लोग लगाते हैं, प्लॉट किया सर, और बॉलिंजर बैंड में अब देखिए प्राइजेशन का रोल कभी भी खत्म नहीं होता सर। इंडिकेटर एक टूल है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा और प्राइजेशन ही आपको बताएगा कि करना क्या है। आवली टाइम फ्रेम पर आ जाइए, आवली टाइम फ्रेम पर आ जाइए। सबसे पहले इसको हाइड कीजिए, हाइड करने के बाद हमारा पहला काम क्या है? ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड आउट करना। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करने की कड़ी में मैं दो चीजें आपको बता दूं कि ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड आउट करते हैं प्राइस की स्ट्रक्चर मैपिंग से, और उसके बाद प्राइस एक्शन की इंडिविजुअल कैंडल के फॉर्मेशन से, और ट्रेंड में लगे लास्ट लोअर लोज और हायर लोज के स्विंग लोज से, स्विंग हाइज या स्विंग लोज जो भी लगे। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको पहले से आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो आपको सीखनी पड़ेंगी सर। देखिए प्राइस ने यहां पर ये हाई ब्रेक किया, और हाई ब्रेक करने के बाद ये मोमेंटम हायर हाइज और यहां पर रिजेक्शन लेने आया और एक ही हाई लगाया। तो प्राइस अभी जस्ट अभी कहां से चलकर गया? 24,300 से चलकर गया, और हाई क्या लगाया? 24,855। कितने पॉइंट की खरीदारी है? 300 से 800, 500 पॉइंट की खरीदारी है। अच्छा, ये जो स्विंग लो लगा, ये खरीदार कौन से है? ये एक्यूमुलेशन ब्लॉक ही है, इनका एक्यूमुलेशन ब्लॉक ही है। यहां पर प्राइस ने नॉन बॉडी साइज कैंडल एक हाई ब्रेक किया, उसके बाद मोमेंटम इसी का रिटेस्ट हुआ। तो हमारे लिए जो डिमांड एरिया हुआ ना, वो एक सिंगल कैंडल का ये स्विंग लो, यही पॉइंट आप सबसे पहले समझिए। एक ट्रेडर के बिहाफ पर आपको जो पहली जिम्मेदारी बनती है वो ये कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का एरिया होता है, ना कि एक लाइन। अगर आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ करें तो आप बोले ये सपोर्ट नहीं सर, गलती हो गई। गलती पता है क्या हो गई? क्योंकि कोई भी एक लाइन कभी सपोर्ट हो ही नहीं सकती, या एक लाइन कभी रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकती। जैसे आप बोलेंगे ये हाई रेजिस्टेंस, नहीं सर, इस कैंडल का ये अपर विक का पूरा पार्ट रेजिस्टेंस है सर, सिर्फ ये एक हाई रेजिस्टेंस नहीं है। इस पूरी रेंज ये सेलर की रेंज है, ये पूरा रेंज यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बायर का रेंज। तो खरीदारी का एक दायरा होगा, बिकवाली का एक दायरा होगा, ना कि एक एक्यूरेट प्राइस। ये सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हैं, और आप उस इमोशन में आके हीट ऑफ द मोमेंट एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं जो गलत साबित कर देता है फिर आपको। ये पूरा रेंज बायर का है सर। जब इस कैंडल के नीचे की क्लोजिंग मिलने लगेगी ना, और देखिए कितना एक्यूरेट प्राइस है, 24,000 के पास आता है, 24,000 से डिमांड उठा करके 500 के मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस के और निफ्टी 50 के इंडेक्स में। तो ये पूरा एक डिमांड एरिया है, यहां से मोमेंटम मिला है सर। यहां पर अगर 24,100 से आप देखें 800 700 पॉइंट का मोमेंटम है। तो इस रेंज के अंदर अगर कोई अभी अभी यहां से चल कर गए, एक बार भी क्या इस रेंज का रिटेस्ट हुआ? क्या नहीं हुआ? तो जब नहीं हुआ तो यहां पर एक बड़ी खरीदारी पड़ी होनी चाहिए कि नहीं पड़ी होनी चाहिए? अगर ऊपर से अब कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग हो और अचानक प्राइस इस रेंज में आ जाए, और वहां पर बॉलिंजर बैंड में लोअर बैंड के नीचे एक कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अंदर आके क्लोज करे, लॉन्ग करेंगे, टारगेट क्या है? अपर बैंड। क्या टारगेट है? अपर बैंड। ये एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, ठीक है? अब देखिए दोबारा से इसकी मार्किंग कर दूं मैं आपके लिए। देखिए चीजों को जितना आप सिंपल रखेंगे, जितना आसान रखेंगे, उतना आपके लिए चीजें आसान रहेंगी सर ट्रेड करने।
यहां पर आइए, बॉलिंजर बैंड ये लगा रखा है हम लोगों ने, क्लियर हुआ। अब प्राइस ने क्या किया सर, यहां पर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा था, गौर कीजिए, बॉलिंजर बैंड का एक्सटेंशन, तीनों लाइनों के बीच में दूरी, बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज होना, यहां से मोमेंटम की शुरुआत हुई, बॉलिंजर बैंड दोबारा से एक्सटेंड हुआ, जब दोबारा से विस्तार हुआ उस समय पे मोमेंटम को कैरी ऑन करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल आप देखिए, ना तो इस कैंडल ने लोअर विक के पार्ट को कैच किया, और ये रिसेंट प्राइजेक्शन बता रहा हूं, अभी फ्राइडे के दिन का है, ठीक है। अभी देखिए, अब अपर विक को ना तो टच किया, ना इसके अंदर की कोई क्लोजिंग, कुछ नहीं, बस एक कैंडल बनाया जो कि इस ऑर्डर ब्लॉक को, जो कि लास्ट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पर रेंज, यहाँ लास्ट खरीदारी अनटच्ड रेंज। तो समझ लीजिए, पहले के खरीदार और उन्होंने दोबारा एक बड़ी खरीदारी एग्जीक्यूट की थी, और सेलर बहुत दूर बैठे हैं अभी। तो ऐसे टाइम पर जब भी प्राइस अपर बैंड के टारगेट के साथ हम लॉन्ग करेंगे, कब करेंगे, जब लोअर बैंड के अंदर प्राइस आएगा। तो 24,300, 24,380, 24,400 के आसपास लॉन्ग बनता है, ये लोअर टाइम फ्रेम पर बनता है सर, इसके लिए मार्क कर दूं मैं। जैसे ये कैंडल का हाई हुआ, ये निकलेगा, इसके बाद इस कैंडल के बाद ये हाई भी इसी तरीके से निकलेंगे, इसको आप एक लाइन में रख ले आइए। अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाइए, ऐसे इतना आसानी से। अब यही देखिए, लास्ट स्विंग हाई लगा है इसका, यहाँ पर देख पा रहे, लास्ट स्विंग हाई, फिर से इसको मैं हटा दूं, ये चीजें आपके क्लैरिफिकेशन के लिए हैं, सबसे बेहतरीन टूल है सर। जैसे ही प्राइस यहां से मोमेंटम करता है, ये अपर विक का हाई निकला, यहाँ पे अपर विक का हाई निकला, स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन है, जैसे ही ब्रेक करता है, देखिए कितना एक्सटेंसिव मोमेंटम आता है, कितनी तेजी से वाइल्ड प्राइस का मोमेंटम होता है, ऐसे कितनी तेजी से हाई लगने जाते हैं। यही पॉइंट आपको समझना है कि मोमेंटम मिलेगा कब, ठीक है। अच्छा, कोई दूसरा एग्जांपल लें सर, आप बताइए, जो भी ये लार्ज कैप निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी में भी आप यही देख सकते हैं। देखिए, इंडेक्स के प्राइजेक्शन रिपीटेटिव होते हैं, और वो इंडेक्स के अगर प्राइजेक्शन में कोई प्राइस का एक्ट हुआ, तो वही प्राइस एक्ट करेगा उसके अंडरलाइन एसेट्स में। जैसे कि अगर निफ्टी में ऑर्डर ब्लॉक बना है, एक्यूमुलेशन ब्लॉक बना है नियर बाई सपोर्ट, तो मैं आपको दावे से बोलता हूं एचडीएफसी में भी आपको इसी तरीके का प्राइस मिलेगा, रिलायंस में भी आपको इसी तरीके का प्राइस मिलेगा। अब हमको ये समझना है, जैसे कि अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, अब एक पॉइंट को समझाता हूं। यहां पर इसको बॉलिंजर बैंड को ओपन कीजिए, यहां पर हम लोग, ये है एचडीएफसी बैंक का चार्ट, देखिए अवली टाइम फ्रेम पर आइए, सेम ऑर्डर ब्लॉक आपको यहां पर दिखता है, ये इसकी खरीदारी का पॉइंट था, रिटेस्ट का पॉइंट था, प्राइस यहीं से चल कर गया, चलने के बाद इसको रिटेस्ट किया, और टारगेट क्या है, अपर वीक, अपर बैंड तक चल कर जाएगा, क्लियर। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए क्या है, ये एक इसका डिमांड एरिया था, प्राइस ने यहां से डाउन साइड मोमेंटम की शुरुआत की। रिलायंस तो हम लोगों ने अभी वीकेंड पे भी समझा है ना, बाइंग में 1600 के टारगेट के साथ खरीद रहे हैं हम लोग, 1600 के टारगेट के साथ खरीद रहे हैं, ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक है। तो खरीदारी करते रहिए। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना। अब हमको क्या समझना है, अगर मैं यहां पर 3 चार्ट आपके सामने लगाऊं, बहुत ध्यान से सुनिए, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ रिलायंस का, ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ आपका निफ्टी का, और ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ आपका एचडीएफसी बैंक का। अब इन तीनों को डिफरेंशिएट करना है कि ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, कि ये ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए कितना फिल्टर थ्योरी पे काम किया, पहले एक्यूमुलेशन ब्लॉक को पहचानना सीखा, एक्यूमुलेशन ब्लॉक को पहचानने के बाद उसको प्रीवियस अनटेस्टेड रेंज के पास अगर वो बनेगा तो वो ट्रेडेबल है। अब हम तीसरे पॉइंट पर पहुंचेंगे, वो तीसरा पॉइंट ये है कि इन तीनों में जो नियर बाई सपोर्ट एरिया जो एक्यूमुलेशन ब्लॉक बन रहे हैं, उसमें कौन सा एक्यूमुलेशन का फॉर्मेशन सबसे स्ट्रांग माना जाएगा, जहां से मोमेंटम। देखिए क्या होता है कि जैसे यहां पर ये अंदर है, ये तो तय है कि यहां तक चल के जाएगा। अब ये बताना कि रिटेस्ट के बाद एक मोमेंटम और आएगा क्या, ये बताना कि रिटेस्ट के बाद एक मोमेंटम और आएगा क्या, ये बताना कि रिटेस्ट के बाद एक और बड़ा मोमेंटम आ सकता है क्या। तो अब नेक्स्ट मोमेंटम की तैयारी किस ऑर्डर ब्लॉक से की जाए, इससे, इससे या इससे, इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। आज शाम के सेशन में कर लेंगे या कर दोपहर के इसी सेशन में कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपने बेहतर तरीके से चीजों को समझा होगा और पूरे सेशन को लास्ट तक देखा होगा। धन्यवाद।